आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में पर्यावरण अध्ययन EBS के प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे आप देख लेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम पेडागोजी यानी कि शिक्षण के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और कंटेंट से जुड़े क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि आपसे EBS में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेडागोजी यानी कि शिक्षण से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होते हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में हम दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। आपको बताना है कि पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ग्रीस। तो ग्रीस आपकी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला आपका ऑप्शन है मोम। मोम भी आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला आपका ऑप्शन है डीजल। डीजल भी आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला आपका ऑप्शन है कोयला। कोयला पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता, यह एक प्रकार का खनिज है जो पेट्रोलियम के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन कोयला हो गया। क्योंकि आपको नहीं वाला बताना था, इसलिए कोयला आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में वो राज्य हैं जो अरब सागर के तट पर स्थित हैं, यानी कि अरब सागर के साइड में स्थित हैं। तो पहले आप भारत का मानचित्र देखेंगे, लगभग इस प्रकार से है आपका भारत का मानचित्र। तो आप देखते होंगे कि बंगाल की खाड़ी आपकी इधर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पर हमने वी बना दिया। और आपका जो अरब सागर है वो इधर है, इसलिए इसको हमने ए बना दिया। तो जो आपके अरब सागर के साइड में राज्य पड़ते हैं वो यहाँ पर आपको गुजरात मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया हमने जी। उसके बाद यहाँ पर आपको कर्नाटक मिलेगा, इसके नीचे जब आप आएंगे आपको केरल मिलेगा। तो इसलिए आपको देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन मिल रहा है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जो कि राइट है। बाकी आप इसमें देखेंगे जब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो ए ऑप्शन दिया गया है, ये आपके बंगाल की खाड़ी के साइड में है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये भी आपके बंगाल की खाड़ी के साइड है, इसलिए भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। केरल और कर्नाटक तो आपके अरब सागर की साइड में पड़ते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल आपका बंगाल की खाड़ी के साइड में पड़ता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका कर्नाटक, केरल और गुजरात हो गया, क्योंकि यही अरब सागर की साइड में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि जब आप पर्यावरण का आकलन कर रहे होंगे तो उसमें कौन सा ऐसा संकेत है जो नहीं होना चाहिए। नहीं पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपको नहीं दिखना बंद हो जाता है और आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आंसर दे देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। पहला आपका ऑप्शन है प्रश्न पूछना। तो बिल्कुल आप प्रश्न पूछेंगे तभी तो बच्चों के जो उनका अभिव्यक्ति होगी जान पाएंगे, तभी तो आप उनके कौशलों को पहचान पाएंगे कि उन्होंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाला बताना है और ये पॉजिटिव है, आपको बताना निगेटिव है। दूसरा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो ये भी बिल्कुल राइट बात है कि आप क्वेश्चन पूछें या पढ़ा रहे होंगे तो आपको न्याय रखना है, यानी कि ऐसा नहीं करना है कि किसी बच्चे ने अगर 10 में से 10 सही किए हैं क्वेश्चन तो आपने उसको 2 नंबर दे दिया, और आपके कोई पड़ोस का बालक है उसने सभी क्वेश्चन गलत किए हैं और आपने उसको 10 नंबर दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप सभी को न्याय देंगे और सभी को एक समान समझेंगे। इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं वाला बताना है और ये पॉजिटिव है, सही है, लेकिन आपको बताना गलत है। अगला है सहभागिता। तो बिल्कुल जब सहभागिता होगी बच्चों में, आपका बच्चों के प्रति लगाव होगा, आपके दोनों के बीच में जब सहभागी होगी तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो आकलन में सहभागिता भी होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं वाला बताना, इसलिए भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है आपका याद करना।
और आप जानते हैं कि पेडागोजी शिक्षण में आप याद करने को कभी भी नहीं चुनेंगे, तो इसलिए आपका नहीं वाला जो था वो याद करना हो गया और यही आपका राइट विकल्प है। क्योंकि पढ़ना लिखना हो, जहाँ पे रटने की बात हो, जहाँ पे याद करने की बात हो, जहाँ पर बच्चों को दंड देने की बात हो, या जहाँ पर बच्चों के लिए नकारात्मक सोच हो, आप उस विकल्प को कभी भी सीटेट में अपना ऑप्शन नहीं चुनेंगे। लेकिन यहाँ पे जब नहीं वाला ही पूछा गया, यानी कि गलत वाला पूछा गया, तब आप ये आंसर बिल्कुल चुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के द्वारा बच्चों से कहा गया कि वे अपना खुद स्वयं आकलन करें। तो इसमें कौन सा विकल्प है जो स्वयं के आकलन के लिए सही है? तो पहला विकल्प दिया गया है सीखने के लिए आकलन। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि सीखने के लिए आकलन क्या होता है। तो सीखने के लिए आकलन जो होता है, जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है लेसन और आपने उससे बीच में ही क्वेश्चन कर दिया, तो इसको सीखने के लिए आकलन कहते हैं। यानी कि ड्यूरिंग टू प्रोसेस, यानी कि उसी प्रक्रिया के दौरान जब बीच में आप क्वेश्चन कर देंगे तो सीखने के लिए आकलन कहेंगे, और ये आपसे शिक्षक पूछता है, तो इसलिए ये आपका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद अपना आकलन करना है। अगला ऑप्शन है आपका सीखने का आकलन। तो जो सीखने का आकलन होता है वो आफ्टर द प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे छात्र ने जब लेसन पढ़ लिया है और पढ़ने के लास्ट में बिल्कुल जब वो कंप्लीट कर चुका है लेसन, जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको सीखने का आकलन कहते हैं, यानी कि आफ्टर द प्रोसेस, यानी कि जब प्रक्रिया पूरी समाप्त हो गई उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसे सीखने का आकलन कहेंगे, और ये भी शिक्षक पूछता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला है सीखने के समान आकलन। तो यही आपका राइट विकल्प हो गया, क्योंकि स्व आकलन को सीखने के समान आकलन कहेंगे, क्योंकि ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके शिक्षक पूछते हैं और सीखने के समान आकलन आप स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट विकल्प सी हो गया, डी भी आपका विकल्प नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको हमारे द्वारा कराया जा रहा प्रैक्टिस पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में सही कथन बताइए। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि झूम खेती होती कहाँ है। तो झूम खेती आपकी मिजोरम राज्य में होती है, जहाँ पर फसलों को काटने के बाद खेत को 1 साल या उससे अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो वहाँ पर घास पतवार वगैरह जम आती है उसको उखाड़ते नहीं हैं, वहाँ पर ही जला देते हैं। तो ये झूम खेती के बारे में कुछ बातें थीं, जो बेसिक बातें थी वो हमने आपको बता दी कि ये मिजोरम राज्य में होती हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि झूम खेती कहाँ होती है। तो झूम खेती आपकी मिजोरम राज्य में होती है। तो इसमें बताना है कि सही कथन क्या है। तो पहला ऑप्शन है, एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यही आपका राइट ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर एक फसल करने के बाद कुछ साल के लिए ज़मीन को छोड़ देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उस पर दूसरी फसल करते हैं। आप अगला विकल्प भी देख लेंगे कि इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है, उसको उखाड़ कर जला देते हैं। इसको उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, ऐसे ही जला देते हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला आपका ऑप्शन है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो वो जलाते हैं, जलाने के बाद वहाँ पर वो बीज वगैरह बोते हैं, और जो उनकी फसल होती है वो थोड़ी बहुत फसल छोड़ देते हैं, जो वहीं पर गिर जाती है और वही बीज के रूप में काम करती है। अगला है, जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका पहला हो गया कि यहाँ पर एक फसल कटने के बाद कुछ साल के लिए ज़मीन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा नारियल केरल में होता है, और जो टैपियोका डिश है ये आपकी केरल में है। केरल की जो सबसे लोकप्रिय डिश है वो टैपियोका डिश है, जिसमें नारियल की डली जो होती है वो उसके उबाल कर उसे बनाया जाता है इस डिश को, इसलिए ये केरल राज्य में सबसे प्रिय भोजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं।
तो इसमें आप देखते ही जान जाएंगे कि काला और सफ़ेद आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि रात में जो ज़्यादातर सब चीज़ काली ही दिखाई देती है, और जब मान लो जब अंधेरी रात होगी तो काला दिखाई देगा, और जब चांदनी रात होगी यानी कि उजाला वाली रात होगी, 15 दिन आपकी मतलब थोड़ा उजाला रहता है और 15 दिन आपका अंधेरा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर काला और सफ़ेद ही दिखाई देगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर काला और सफ़ेद होगा। जो रात में जगकर जानवर जगने वाले हैं वो सिर्फ काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर है जहां रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपके आबू धाबी में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो रेत के समान टीले होते हैं ये आपके आबू धाबी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 को आपको याद रखना है कि आपको पर्यावरण अध्ययन के विषय में कक्षा 1 और 2 के संदर्भ में सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो जैसे ही आपको नहीं मिल गया आप उस विकल्प को कभी भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सत्य बात पूछी जा रही है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि गलत कथन कौन है तब तो आपका ये आंसर हो जाता, लेकिन जब सही कथन पूछा गया है तो आप नहीं वाले विकल्प को कभी भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि कक्षा 1 में हो छात्र चाहे 2 में हो, वो पर्यावरण अध्ययन समझने की कौशल रखता है। इसलिए ये विकल्प नहीं चुनेंगे, क्योंकि आपको नहीं मिल जाए, केवल मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, ही मिल जाए, ऐसे विकल्पों को आप कभी भी नहीं चुनेंगे। अगला आपका ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे हैं वो सिर्फ भाषा के द्वारा नहीं होते हैं, ये आपके कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित दोनों के द्वारा होते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ भाषा दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो आपके भाषा और गणित इन 2 विषयों से पढ़ाया जाता है। बाकी जब छात्र कक्षा 3 में पहुंचता है तो कक्षा 3 से हमारा परिवेश नामक एक पुस्तक चलती है जिसके द्वारा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। अगला ऑप्शन है आपका, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, और यही आपका राइट विकल्प है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में आपकी जो पर्यावरण अध्ययन है वो भाषा और गणित के द्वारा आपको पढ़ाई जाती है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आपको बताना है कि जो 6 मुख्य थीम है पर्यावरण की, उनमें से कौन सा इसमें एक ऑप्शन है जो मुख्य थीम में नहीं है। तो पहले आप सबसे जानेंगे कि मुख्य थीम 6 कौन कौन से हैं। तो पहली थीम है आपकी परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है आपकी जल, तीसरी थीम है आपकी आश्रय, चौथी थीम है आपकी यात्रा, पांचवी थीम है आपकी भोजन, और छठवीं थीम है आपकी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे आपको भोजन मिल रहा है, भोजन आपकी मुख्य थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी आपकी मुख्य थीम के अंतर्गत आता है, और उसके बाद आवास देख रहे हैं ये भी आपका मुख्य थीम के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका काम और खेल है ये आपकी मुख्य थीम के अंतर्गत नहीं आता है। काम और खेल आपका परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जो काम और खेल है ये आपकी सब थीम है, यानी कि उपक्रम है, उप प्रक्रम की थीम है, यानी कि ये मुख्य थीम नहीं है, उप थीम है, यानी कि सब थीम है। तो इसलिए इसका राइट आंसर काम और खेल हो गया, ये मुख्य थीम के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य थीम में आपकी यही 3 थीम आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सत्य नहीं है। नहीं पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है।
जैसे ही आपने परिभाषा को देखा आप इस विकल्प को रोक के रखेंगे कि शायद ये आपका ऑप्शन हो जाए, क्योंकि आपको रटने की बात कभी भी सीटेट में नहीं चुननी है, ना ही याद करने की बात चुननी है। और यहाँ पर आपको परिभाषाओं पर बल देता है, यानी कि कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ आपको सीटेट में नहीं चुननी है। अगला क्वेश्चन आपका विकल्प है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपको चुनना नहीं है क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा जा रहा है। अगला है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये चुनना नहीं है क्योंकि आपसे सत्य नहीं असत्य पूछा जा रहा है। अगला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बिल्कुल देता है, लेकिन आपको ये चुनना नहीं है क्योंकि आपको गलत कथन चुनना है और ये सही कथन है। तो आप देख रहे होंगे आपको जो राइट विकल्प है वो पहला विकल्प है, यानी कि आपसे जो गलत कथन पूछा जा रहा था वो यही है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। सीटेट में आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें, रटने याद करने से संबंधित चीज़ें कभी भी नहीं चुननी है, तो इसलिए गलत विकल्प आपका यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आप कैसे जोड़ सकते हैं, इसका सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। और सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये माइंड में रखेंगे कि आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को माइंड में ध्यान रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में जो प्राइमरी लेवल में आप ईवीएस सॉल्व कर रहे होंगे तो वो आपसे कक्षा 5 तक से ही पूछी जाएगी। तो इसलिए आपको कक्षा 5 तक का बच्चा याद रखना है कि 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को ध्यान रखकर हमें आंसर देना है। पहला है कक्षा निर्देशन। क्या कक्षा में अगर सिर्फ निर्देश दिए जाएं और निर्देश देने से बच्चों को आप पर्यावरण अध्ययन से जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। अगला है किस्से और कहानियाँ। इसको हम रोक के रखेंगे क्योंकि किस्से और कहानियाँ एक मनोरंजन की बात है, और जब प्राइमरी लेवल में बच्चे होते हैं तो वो हंसी खेल और मनोरंजन के द्वारा ही चीज़ों को सीखते हैं। अगला है पाठ्य पुस्तक का पठन। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। क्या शिक्षक सिर्फ व्याख्याएं दे दे तो पर्यावरण अध्ययन का सबसे प्रभावशाली तरीका होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो बी ऑप्शन होगा, किस्से और कहानियाँ। और आपको ऐसे ही विकल्प चुनने हों जो बच्चों के मनोरंजन से जुड़े हों, उनके आसपास के परिवेश से जुड़े हों, या जो उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़े हों। ऐसे ही विकल्पों को आपको चुनना है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, या करने का उद्देश्य क्या है? यानी कि एक शिक्षक है, जैसे उसने कोई लेसन पढ़ाया, उसके बाद वो उस लेसन के बारे में क्वेश्चन करता है और उस लेसन से संबंधित डिस्कशन करता है। तो यह क्या उद्देश्य है उस शिक्षक का, आपको बताना है। पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये हमारा हो जाए। अगला है बच्चों को खोजने का अवसर देना। ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपको अवसर मिल जाए वो आपका पॉजिटिव विकल्प होगा और वो कभी भी आपका गलत विकल्प नहीं होगा। अगला है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। बिल्कुल, अभिव्यक्ति का तात्पर्य होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। जब आप बालकों को अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करने का मौका देंगे तो ये अधिगम का एक उत्कृष्ट साधन होगा, यानी कि जिसके द्वारा अधिगम अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल सकता है। इसलिए ये भी आपका सही विकल्प है। तो इसमें लास्ट में आप देख रहे होंगे आपको उपरोक्त सभी मिल रहा है और यही आपका राइट आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन में विकल्प समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है और आप कन्फ्यूजन में हैं और आपको विकल्प उपरोक्त सभी दिया गया है, तो आप कभी भी और कोई विकल्प नहीं टिक करेंगे। तो बिल्कुल आप श्योर हों कि उपरोक्त सभी नहीं है, तभी आप उसको छोड़ेंगे। अगर आप श्योर नहीं हैं, कन्फ्यूज हैं, तो आप उपरोक्त सभी को ही टिक करेंगे, क्योंकि 100 में से 95 केसों में ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो ये दांडी की यात्रा गुजरात में की थी। इस बात को आप याद रखेंगे कि दांडी यात्रा ये गुजरात में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे कम प्रभावी साधन है? आपको सबसे कम प्रभावी साधन बताना है कि सबसे कम प्रभावी साधन कौन है। पहला है परिवार के सदस्य, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है समुदाय के सदस्य, यानी कि आपके आसपास के समाज के सदस्य, ये भी नहीं होगा।
समाचार पत्र भी नहीं होगा, लेकिन जो कक्षा है यही आपका राइट आंसर होगा, जो क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का सबसे जो कम प्रभावी साधन है वो कक्षा है। आपको लग रहा होगा कि कक्षा राइट आंसर होगा, यानी कि कक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कक्षा आपका सबसे कम प्रभावी होगा और ये 3 ऑप्शन आपके सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे, क्योंकि सीटेट में आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को इग्नोर करना है, इसलिए इसमें सबसे कम प्रभावी पूछा जा रहा था, तो इसलिए आप कक्षा को टिक करेंगे। तो इस हमने वीडियो में 15 क्वेश्चनों को कवर किया और आपको एक एक विकल्प की व्याख्या सहित आंसर बताया कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, कौन सा गलत। क्योंकि सीटेट में आपको प्रैक्टिस सेट इसलिए सॉल्व करने हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट बना पाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें वही आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि आयोग हर साल नए क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो इसलिए आप पैटर्न सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो आप समझ पाएँ कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप विकल्पों को कैंसिल करके सॉल्व करेंगे। अगर आपने 4 में से 2 विकल्प भी कैंसिल कर दिए तो आपके पास 2 विकल्प बचे, और उन 2 विकल्पों में अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।